हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, मैंने कई बार लाइफ वर्ड को डिस्क्राइब किया है, मैंने कई बार लाइफ के मीनिंग को बताया है। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि लाइफ का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ यहाँ पे आता है कि लाइफ क्या है ना। तो आपके जहन में एक ही इसका आंसर आएगा, लाइफ का मतलब जीवन होता है। ये तो हिंदी वाली बात हो गई। लाइफ बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइफ को हम देख नहीं सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में अगर लाइफ है तो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम ये कंसिडर करेंगे कि उसमें लाइफ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर में आप बिल्कुल 1 सेकेंड में बता देंगे कि सर देयर इज़ नो लाइफ इन दिस मार्कर। क्यों? क्योंकि आप कुछ एक्टिविटी को देखते हैं, आप कुछ एक्टिविटी आपके दिमाग में चल रहा होता है जब आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ना ये सांस लेता है, ना ये बोलता है, ना ये मूवमेंट कर रहा है, ना ग्रोथ कर रहा है, ना रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम ये पता करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर नहीं है। यानी लाइफ को स्पेशली इंडिविजुअली हम कंसिडर नहीं करते, नहीं जान पाते कि लाइफ क्या है। बात समझ में? मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट में लाइफ को देख सकते हैं। अगर आपको इसमें लाइफ दिख पाता तो आप बिल्कुल बता देते कि ये सर जिंदा है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अ पर्सन इज स्लीपिंग, है ना। अगर कोई आदमी सो रहा है तो आप दूर से ये नहीं बता सकते कि वो जिंदा है या फिर सोया हुआ है। सड़क पर मान लीजिए कोई आदमी सोया हुआ है फुटपाथ पे, तो आप हो सकता है कि ही इज़ डेड और ही स्लीपिंग। तो अब ये पता करने के लिए आप उसके पास जाएंगे, आप उसको जगाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप देखेंगे सांस चल रहा है या नहीं, पल्स चल रहा है या नहीं। तो अगर ये मूवमेंट होंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये जिंदा है। बात समझे? यानी कि लाइफ को नहीं देख सकते। अगर दूर से दिख जाता कि नहीं उसमें लाइफ है तो फिर पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लाइफ होता क्या है बेसिकली? तो एक्चुअली मेरी भाषा में या फिर यूँ कहें साइंस की भाषा में कि ये इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट्स में होता है। तो ऑब्जेक्ट्स ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसी फॉर्म को, इसी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमारे बॉडी को कुछ काम करना होता है, कुछ प्रोसेस करने होते हैं। सो बेसिकली ऑल दिस प्रोसेसेस which maintain life in an individual or in an object are called life processes। बात समझे? यानी जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो हमें जिंदा बनाए रखे हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कुछ लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो आप सीधा कहेंगे सर रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना चाहिए आदमी, चाहे ऑर्गेनिज्म, उसमें मूवमेंट होना चाहिए, है ना। वो रिएक्ट करना चाहिए यानी कि रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। उसके बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म शो करना चाहिए, है ना। और भी न जाने कितनी एक्टिविटीज़। तो इन सारे एक्टिविटीज़ की वजह से हम क्या हो पाते हैं? हम जिंदा रह पाते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू, है ना। जैसे रेस्पिरेशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, ग्रोथ दिखाएंगे, बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलेंगे, तो जा करके बॉडी में लाइफ मेंटेन रह पाएगा। तभी ना बॉडी में चीज़ें मेंटेन रहेंगी, लाइफ मेंटेन रहेगा। अगर एक भी चीज़ इसमें रुक जाता है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। यानी कि वो जो लाइफ है, सो कॉल्ड लाइफ, वो फिर बॉडी में नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो अब मान लीजिए जितने भी, आप खुद बताएं, बॉडी में जितना भी प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नाउ माई हार्ट एंड योर हार्ट इज बीटिंग। अभी हमारे हार्ट बीट कर रहे हैं, हमारे लंग्स सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारे किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, हमारा ब्रेन सोच रहा है ना, मेरा वॉइस बॉक्स आवाज़ निकाल रहा है। तो ये सारे एक्टिविटी को होने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए? तो आप ज़रा सोचिए, एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तभी तो ये बॉडी काम कर पाएगा। आप खुद ही सोचिए ना, आपके आसपास जो भी मूवमेंट हो रहा है बिना एनर्जी का हो रहा है क्या? अभी फ़ैन चल रहा है आपके घर में, क्या वो बिना क्या कहते हैं उसको, अभी मेरा फ़ैन नहीं चल रहा वैसे, क्योंकि अभी फ़ैन चलेगा तो आवाज़ आएगी, तो फ़ैन बंद करके जो है वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो फ़ैन जब चलेगा तो उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी वो मूवमेंट करेगा। सो इन सारे प्रोसेस को होने के लिए ना सेल्स में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो
उस मूवमेंट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी नहीं रहेगा तो सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है, यानी कि फूड से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, यानी कि बाकी जितने भी प्रोसेस हैं ये सभी तभी हो पाएंगे जब पहले न्यूट्रिशन होगा, ठीक। क्योंकि इसी प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि फूड से एनर्जी डराइव करने की कोशिश करी जा रही है, फूड से एनर्जी निकालने की कोशिश करी जा रही है, तब जाकर के एनर्जी यूज़ करके ये सारे प्रोसेस होंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमें बाकी प्रोसेसेस को बाद में देखते हुए, बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को बाद में देखते हुए, पहले हमें उस ऑर्गन सिस्टम को देखना होगा जो हमारे बॉडी में दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को एनर्जी देते हैं, या फिर यूँ कहें कि फूड को इस लायक बनाते हैं कि वो उससे एनर्जी निकाल सके। तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? फूड, फिर एनर्जी, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल बी न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, सो अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड और getting energy from food is called nutrition। देखिए मैं अपना डेफिनेशन खुद क्रिएट करता हूँ, मैं बुकिश डेफिनेशन नहीं बनाता, आप भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि या तो लाइफ प्रोसेस में फूड बनाया जाएगा या फिर बने बनाए फूड से एनर्जी निकालने की कोशिश करी जाएगी, इसी को बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रिशन। तो एनर्जी कब आएगा? जब आपके पास फूड होगा तभी तो एनर्जी आ पाएगा। तो सबसे पहले हमें फूड का ओरिजिन और सोर्स देखना होगा, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। हमें जो फूड मिलता है, हम जो खाना खा रहे हैं, वो कहाँ से आता है? तो आप झटाक से बोलेंगे कि सर फूड का सोर्स जो है वो प्लांट है और एनिमल्स है, यानी कि हम जो भी खाते हैं वेदर दे कम फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक। लेकिन किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? मतलब फूड का एक ही सोर्स कहा जाए, मेन सोर्स, तो आप किसको चुनेंगे? आप आंख मूंद के प्लांट्स पे उंगली रख देंगे, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़े जा रहे हैं कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अभी ओन फूड से बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि अपना खाना बनाने का मतलब क्या होता है। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, पहले इसको समझिए ज़रा। अब कोई कहता है कि नहीं सर मैं तो बिल्कुल वेज नहीं खाता, अभी लॉयन कहता है कि सर मैं तो वेज खाता ही नहीं हूँ, मैं पेड़ पौधे पत्ते साग सब्जी कुछ नहीं खाता, मैं तो डियर खाता हूँ, हिरन खाता हूँ, मैं तो ज़ीब्रा खाता हूँ, मैं तो जिराफ खाता हूँ, यानी जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स मैं तो उन्हें कंज्यूम करता हूँ। बट इनको ज़रा देखिए तो ये तो प्लांट्स ही खाते होंगे। देखिए क्यों ये प्लांट्स खाएंगे, पहले समझिए, प्लांट ही खाते होंगे। तो डियर प्लांट खाता है, ज़ीब्रा प्लांट खाता है, लॉयन इन्हें खाता है। तो अगर हम इन्हें हटा दें तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर इन्हें खाने वाले भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा क्या है इसमें? देखिए प्लांट क्या करते हैं, किसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ये फूड बनाते हैं, ऐसा फूड जो बाकी दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये एनर्जी देने का काम करेगा। यानी कि मेन जो हम सब का फूड है वो रिजर्व है प्लांट्स के पास, उन प्लांट्स के पास जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि फूड तो इनके पास रिजर्व है, अब फूड से एनर्जी हमको मिलने वाला है, तो अब हम इनको खाएंगे नहीं तब तक हमारे पास एनर्जी आएगा कहाँ से? सवाल ये है। तो अब हमें इन्हें खाना होगा। अब इस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब एक साथ सारे के सारे अगर पेड़ पौधों को खाना स्टार्ट कर दें, प्लांट्स को खाना स्टार्ट कर दें, तो आप ज़रा खुद सोचिए क्या जल्दी प्लांट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे? तो नेचर ने देखिए कितना ढंग से अरेंज किया इसको। उसने कहा कि नहीं, सबको प्लांट नहीं खाने देंगे। हम क्या करते हैं ना, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। मतलब पहले हम कुछ जानवरों को कहते हैं तुम प्लांट खाओ, फिर उनको कहेंगे कि तुम उस जानवर को खाओ, फिर उनको कहेंगे कि तुम उस जानवर को खाओ। तो इससे क्या होगा, एक टाइम गैप क्रिएट होगा, एक गैप, यानी प्लांट सीधा एक बार में ख़त्म नहीं होंगे। अब जब तक ये प्लांट फिर दोबारा मतलब ख़त्म होने को होंगे, फिर नए प्लांट्स आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में तो ख़त्म हुए नहीं हैं। तो इसीलिए नेचर ने कितने ढंग से इसको क्रिएट किया है, ज़रा देखिए। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि फूड चेन में मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स, कोई उसको खाता है, कोई उसको खाता है, कोई उसको खाता है। क्यों? ताकि ये मेंटेनेंस बना रहे।
अब हमें बड़ा दुख होता है, जंगल में हम देखते हैं कि एक लॉयन जो है किसी मतलब हिरन को खा रहा है, हाथी को खा रहा है, जीब्रा को खा रहा है, हमें दुख होता है। हमें दुख होना भी चाहिए क्योंकि फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, बट वो करे तो करे क्या? उनको नेचर ने वैसे बनाया ही नहीं कि तुम पेड़ पौधे खा सको, तो उनकी मजबूरी है कि उनको डियर खाना होगा, क्योंकि डियर ने वो पौधा खाया है और उस पौधे की एनर्जी डियर के पास है या फिर भैंसे के पास है, तो मजबूरी है भाई उसकी कि उसको तो खाना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी तो वो ले रखा है। बात समझ रहे? अब ये ब्लूटूथ सिस्टम तो है नहीं कि लॉयन जो है डियर के पास खड़ा हो गया तो ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाएगा एनर्जी, उसको खाना ही पड़ेगा और उसको खाने के लिए बेचारे हिरन को मरना पड़ेगा। यानी एक आदमी को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो तभी मेंटेन रहेगा ना जब आप किसी का लाइफ ले रहे हैं। आप इसको खाने और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, हम किसी का लाइफ ले ही तो रहे हैं, पेड़ पौधों को मार रहे हैं या फिर उनके फ्रूट्स को खा रहे हैं, तो उसमें लाइफ तो है, तभी तो हमारे अंदर लाइफ जा रहा है। आप जिंदा रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स को क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है या फिर कभी लाइफ नहीं था। बात समझ रहे? तो ये है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो अब हमारा सवाल ये है कि आप समझे तो वन एंड ओनली फूड का सोर्स क्या होगा? प्लांट। भले आप कुछ भी खाएं लेकिन वो जरूर प्लांट खाता होगा, क्योंकि फूड इन्हीं के पास अवेलेबल है अकेला। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि प्लांट वगैरह फूड कैसे बनाते हैं। तो फूड बना के या फिर फूड खाने के बेसिस पे, खाना बनाने और खाने के बेसिस पे हमने न्यूट्रिशन को 2 मोड्स में बांटा है। ठीक है, सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी आपका रटा हुआ होगा। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। पहले मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा दोनों का रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? सेल्फ सिंथेसिस किया जाता है फूड का, यानी कि सेल्फ सिंथेसिस, और यहाँ पे दूसरों पे डिपेंड रहा जाता है फूड के लिए, डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे इसे मिटाना होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। चलिए, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैं आपको बता दूं कि हम जो अभी सीरीज चला रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो इसका कंटेंट होगा वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होगा। आप इसको मतलब समझिए एक फाउंडेशन टाइप का होगा, और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कैसे इसको पढ़ लिया या समझ लिया, है ना। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, ऐसा है कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बेसिकली हैं, हमें भी पता है, फिर भी हम बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आपको पसंद आए और कुछ लोगों को पसंद आए। आपको लगता होगा कि चलो अभी तो नए वीडियोस हैं, पता नहीं कैसा क्या होगा, बट अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। और देखिए, मेन मोटिव ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेना है, बहुत सारी चीज़ें ये करनी है। हमें भी एक्चुअली पढ़ाने का जो है, मतलब क्या है ना कि पढ़ाना अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है। हो सकता है कि हमारी टेक्निक थोड़ी अलग हो, आपको बातें समझ में आए, तो बस ज़बरदस्ती नहीं है, आपको समझ में आए तो ज़रूर शेयर करें इसको और समझिए ज़रा फिर से बात को। देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो होता क्या है कि इसमें कुछ वर्ड्स को हम पहले डिकोड करेंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अब ये वर्ड आप कैसे याद रख सकते हैं? हमारे घर में ना स्टेबलाइज़र होता है, स्टेबलाइज़र में भी एक वर्ड है स्टेबल, जो स्टेबल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रखना, मतलब एक जगह पे बनाए रखना। तो स्टेबलाइज़र जो होता है वो वोल्टेज को क्या करता है? स्टेबल बना के रखता है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, तो फिर हमारे घर में जो मशीन्स लगे हुए हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ़ैन, ये सब क्या हो सकता है कि ये ख़राब हो सकता है अगर अचानक से वोल्टेज कम या ज़्यादा आता है तो इसलिए स्टेबलाइज़र क्या करता है कि इसको स्टेबल बना के रखता है। कम वोल्टेज होगा तो भी बराबर रखेगा, ज़्यादा होगा तो भी बराबर रखेगा। तो हमारे घर में जो स्टेबलाइज़र होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है। ऑटो मतलब ये सेल्फ खुद को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है।
तो यहाँ पे भी ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि अपना नरिशमेंट ये खुद कर सकता है, फूड भी खुद बना सकता है, फूड से एनर्जी भी खुद डिराइव कर सकता है। इसको भाई किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब किन्हें जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक बार डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का वो तरीका इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर their food by using inorganic substances. ये टर्म आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अगर आप भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अगर फूड प्रिपेयर कर पाते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से या किसी प्रोसेस से, तो आप भी ऑटोट्रॉफ हो जाते। ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग थिंग से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं हो। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके फूड प्रिपेयर करेंगे वो ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? अभी तक बहुत लोग इसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में किसको मानते होंगे आप? ग्रीन प्लांट्स को, जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन आप इस डेफिनेशन को समझिए ज़रा। डेफिनेशन कहता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा है कि क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट की हेल्प से। आप बात को समझिए ज़रा, मैंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया, क्योंकि डेफिनेशन रटाव नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ पे अप्लाई हो जाए। जैसे फॉर्मूला सारे के सारे सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, उसी तरह से डेफिनेशन भी अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके जो भी फूड बना पाए, तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए, मतलब इस चीज़ को मानते हुए, आपके प्लैनेट पे दो तरह के ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स। एक और है, देखिए। तो जो पहला है वो है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप है फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक, तो कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, ये दोनों ही ऑटोट्रॉफ है। इस वर्ड को भी देखते हैं जरा क्या कहना चाहता है। देखिए, कीमो ऑटोट्रॉफ में एक वर्ड है कीमो, इसका मतलब होता है केमिकल, और फोटो का मतलब होता है लाइट। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? लाइट कैसे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है? फोटोन्स से, तो याद कर सकते हैं। और ऑटोट्रॉफ का मतलब ये खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है? तो ये हैं आपको बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, rather आप कह सकते हैं एर्की बैक्टीरिया। सबसे पुराने वाले, धरती के सबसे पहले जीव, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। उस समय पे कुछ था ही नहीं, है ना, उस समय पे कुछ था ही नहीं। जैसे कुछ केमिकल्स थे, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन सल्फाइड, NH3, CH4, इन सब चीज़ों का यूज करके ये फूड बना सकते थे, है ना, ये कुछ केमिकल्स का यूज करके। देखिए, तो ये भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इसमें कहीं क्लोरोफिल, सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ये इसका यूज करके फूड बनाते थे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ। एंड हु आर दे आर द बैक्टीरिया और एर्की बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, एर्की बैक्टीरिया। दूसरा जो एग्जांपल है वो है फोटो ऑटोट्रॉफ। इसमें आप किसको लेंगे? तो ऑल, मैं प्लांट भी नहीं लिखूंगा, मैंने पहले बताया, ऑल क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, ये पूरे अप्लाई हो जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वो सब पे अप्लाई हो जाए। अब मैं अगर ग्रीन प्लांट लिख देता फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल में, तो ये डेफिनेशन जो है वो बंध जाता है। अब यहाँ पे आप किसको, आप एल्गी को भी लिख सकते हैं, ग्रीन एल्गी। यहाँ पे आप साइनोबैक्टीरिया को भी लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली आप ग्रीन प्लांट्स को लिख सकते हैं। तो केवल ये वर्ड ऐड कर देने से ये हर चीज़ पे अप्लाई हो गया, बंधे नहीं आप। ठीक है, तो क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ।
कीमो में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स का यूज़ करके फूड सिंथेसाइज करते हैं, और फोटो ऑटोट्रॉफ में वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस करके जो है अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, इसमें एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली फोटोसिंथेसिस को देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है और बड़े डिटेल में अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यही एक मोड है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन होता है इसका। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस, है ना। सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके फूड को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, अ प्रोसेस इन विच, क्या लिखा जाए इसमें, ग्रीन प्लांट्स लिखा जाए या फिर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म लिखा जाए या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स लिख लिया जाए, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स prepare their food by using, क्या यूज करते हैं, मतलब फूड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इनका रॉ मटेरियल होता है जिससे ये खाना बनाते हैं। अब हेल्प लेते हैं किन की, ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। तो अ प्रोसेस इन विच फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स आप कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और एल्गी, तो ये जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं CO2 गैस यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, और हेल्प लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तो ऊपर देख ही पा रहे होंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों की, तो सबको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। रिक्वायरमेंट्स की बात हम करें तो सबसे पहले आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2। ये आता कहाँ से है, तो CO2 बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हम तो अपना सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन आप कीड़े मकोड़ों में नहीं देखेंगे, वो हिलते डुलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको आप मतलब नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु हैं जो सांस लेते हैं, पेड़ पौधों को भी आप नहीं देखते। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 गैस को रिलीज़ किया जाता है बॉडी से एज अ बाई प्रोडक्ट, हमारे लिए वो वेस्ट हो जाता है। तो जितने भी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये इस CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इससे खाना बनाते हैं। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम द अदर लिविंग, नहीं अदर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लांट्स भी तो CO2 रिलीज करता है, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, in the process of respiration, respiration process में CO2 को रिलीज किया जाता है और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, यहाँ से प्लांट्स ले लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि CO2 तो हो गया, दूसरी रिक्वायरमेंट है CO2 आता कैसे है। जैसे हमारे बॉडी में नोज़ है जिसके थ्रू हम सांस को ले रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसमें आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा से बड़ा सवाल पूछता है एग्जाम में, स्टोमाटा क्या है, तो यूँ समझिए ये पेड़ पौधों का नोज़ है, नाक है, यहीं से एयर का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एयर नहीं कहेंगे गैसेस का है। देखिए स्टोमाटा का बेसिक जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आप दो देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक। तो दो गार्ड सेल होते हैं बीन शेप में या किडनी बीन शेप में जो ऐसे सराउंडेड होते हैं।
तो अभी ये जो गार्ड सेल है, ये आप देख पा रहे हैं बीच में स्पेस है ये, तो ये ओपन है, खुला हुआ है, ठीक। तो होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। आप ये भी जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दिन में सनलाइट होता है। अब सनलाइट क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए सनलाइट का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी रोल है और स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब वाटर खिंचाता है ऊपर, पेड़ मतलब पानी खींचता है जड़ से, वाटर जब एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो ये पानी जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो स्टोमाटा मोस्टली प्रेजेंट होते हैं लीव्स में और ये खुलते हैं नीचे की तरफ, ये भी याद रखिएगा। पत्तों में जैसे ये आगे का सरफेस है, ऊपर का नीचे का, तो लीव्स में नीचे की तरफ स्टोमाटा ओपन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो धूल मिट्टी होती है, चाहे मान लीजिए ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है तो बर्फ़ से ढक जाता होगा, तो अगर बर्फ़ से ढक जाएगा तो स्टोमाटा तो क्लोज हो जाएगा, इसलिए नीचे की तरफ स्टोमाटा का पोर खुलता है ताकि एयर एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में दिक्कत ना हो, ठीक। ये भी याद रखने वाली बात है। तो होता क्या है कि पानी जब जाता है पत्तों तक तो स्टोमाटा फूल करके, क्योंकि पानी जब जाएगा ना तो सेल्स में टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, तो गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी बढ़ने का मतलब है वाटर बढ़ जाएगा तो फूलने लगे, स्वेलअप होगा, और जैसे ये बंद है अभी तो फूलने के बाद ऐसे खुल जाएगा, तो स्पेस बन गया बीच में। अब इससे क्या होगा, ये गैस को एक्सचेंज कर सकता है, तो स्टोमाटा खुल गया, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये ओपनिंग है और ये वाटर गैसेस जो है, ये पानी गया था तो ये फूल गया, स्वेलअप हो गया, है ना। अब ये किस प्रोसेस में हुआ, पानी कैसे आया ऊपर, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में ऐसा हो पा रहा है। ट्रांसपिरेशन में वाटर जो है, ये एक्सेस वाटर को निकाला जाता है पेड़ से, है ना, तो ये हेल्प कर रहा है ट्रांसपिरेशन। और एसेंट ऑफ सैप, यानी कि पानी को ऊपर खींच, सैप मतलब होता है लिक्विड, एसिड का, एसेंट का मतलब तो ऊपर की तरफ जाना, तो पानी जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये भी रेगुलेट करता है, यानी कि हु रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, सो वाटर कमिंग फ्रॉम द रूट और सन, ठीक है, ये स्टोमाटा की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं। और तो ये स्टोमाटा दूसरा रिक्वायरमेंट था, होना चाहिए CO2 और दूसरे गैसेस के एक्सचेंज के लिए। उसके बाद बात करते हैं वाटर की, H2O की। वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर लैंड से, यानी सॉइल से कह सकते हैं। सॉइल से कौन करता है, तो सॉइल से रूट्स जो होते हैं इनके, रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, बात समझ में आई। तो रूट यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुँचा देते हैं। फिर बारी आती है सनलाइट की। तो सनलाइट कहाँ से मिल जाता है, ऑब्वियसली सन से, है ना। हम केमिकल प्रोसेस में इसके बारे में बात करेंगे कि सनलाइट की ज़रूरत क्यों है। और अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट की, क्लोरोफिल, इसकी भी बात हम केमिकल रिएक्शन में करेंगे। ये हरे पौधों के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। चलिए, सो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्लोरोफिल, सनलाइट, या मैं सीधा लिख दूँ सोलर एनर्जी, क्योंकि लाइट से क्या करेगा ये, सनलाइट में क्या है, कुछ नहीं है, उसमें एनर्जी है, तो इसको एनर्जी ही चाहिए, नहीं इसको कोई लाइट में थोड़ी खाना बनाना है। अब इसके रिएक्शन को देखिए होता क्या है, देखिए इधर सनलाइट पड़ रहा था तो सनलाइट में सोलर एनर्जी होता है। अब ये एनर्जी जैसे पत्ते में पड़ता है, जैसे मान लीजिए लीफ है, तो लीफ में ये मान लीजिए इसका ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो सेल का एक पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल का यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट ग्रीन होते हैं, ये भी सवाल पूछा हुआ है
कि वाई प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, सो ड्यू टू अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं। तो इसका काम केवल प्लांट को ग्रीन करना नहीं है। देखिए, जब सनलाइट इस पर पड़ता है ऐसे क्लोरोफिल पिगमेंट पे, तो ये क्या करता है ना, सनलाइट में जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। अब तुरंत उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी विच इज अ केमिकल एनर्जी। ये इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप इसको, ये कोई बहुत हार्ड नहीं है समझना। आपने ज़रूर देखा होगा सोलर चार्जर, सोलर लाइट आपने देखा होगा, सड़कों पे देखा होगा आपने कि बड़ा बड़ा पोल होता है, उसके ऊपर लाइट होता है, अब वो सोलर एनर्जी से चलता है। लेकिन आप ये चीज़ कभी नोटिस करें हैं, सोलर एनर्जी से चलने के लिए उसको कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा ऊपर एक छोटा सा पैनल लगा होता है, बड़ा भी हो सकता है, फिर पोल में साइड में बीच में कहीं पे एक छोटा सा बैटरी बॉक्स होता है, उसके अंदर होता है बैटरी। तो वो पैनल का काम क्या है कि सनलाइट से एनर्जी, सोलर एनर्जी को खींच के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और फिर उस केमिकल एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है। यानी कि कोई बैटरी में सनलाइट स्टोर नहीं होता है। अगर बैटरी में सनलाइट स्टोर होता तो आप बैटरी को खोल देते तो लाइट निकल जाता, पूरा हर जगह लाइट ही लाइट रहता। तो बैटरी तो केमिकल एनर्जी से ही चल रहा है, लेकिन उसमें जो राजीव